देखिए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे चौहान वंश। चौहान वंश में भी पृथ्वीराज तृतीय की। पृथ्वीराज तृतीय थे ये शाकंभरी के चौहानों के प्रतापी शासक एवं अंतिम राजा थे। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने गए थे। इन्हें दलपंगुल या राय पिथौरा भी कहा गया। दलपंगुल या राय पिथौरा भी कहा गया। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इन्हें दलपंगुल या राय पिथौरा भी कहा गया। ये शाकंभरी चौहानों में से थे। चौहानों की कई शाखाएं थीं, बदायूं शाखा, गढ़वाल शाखा और बुंदेलखंड शाखा और शाकंभरी के चौहान की शाखा। तो शाकंभरी के चौहान की शाखा की जो स्थापना करी थी शाकंभरी के चौहानों की, वो स्थापना करी थी वासुदेव ने। किसने करी थी? वासुदेव ने। वासुदेव ने। ये शाकंभरी के चौहान क्यों कहलाए? वासुदेव ने। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी के चौहान के प्रतापी शासक या अंतिम राजा थे। ये शाकंभरी चौहान क्यों कहलाए कि इनकी राजधानी तो अजमेर थी, लेकिन राजधानी इनकी अजमेर रही थी, लेकिन राजस्थान में पानी की कमी की वजह से ये पूर्व की तरफ बढ़े। पानी की कमी की वजह से ये पूर्व की तरफ बढ़े तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निकट आ जाते हैं। सहारनपुर में एक झील होती है जिसमें पानी होता है, उस झील का नाम होता शाकंभरी। उस झील का नाम होता शाकंभरी। तो वासुदेव शाकंभरी झील के सहारनपुर, शाकंभरी झील होती है सहारनपुर। तो वासुदेव शाकंभरी झील के आगे, जैसे शाकंभरी झील के चारों तरफ आके बस जाते हैं अपने साथियों को लेके। जो शाकंभरी चौहान होते हैं ये शाकंभरी झील के चारों तरफ आके बस जाते हैं। तो शाकंभरी के चौहानों की जो स्थापना करी थी वो वासुदेव ने की थी। चारों तरफ बसने के कारण इन्हें चहमान कहा गया। यहाँ एक झील आज भी स्थित है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश सहारनपुर में, जिसका नाम शाकंभरी झील है। इन शाकंभरी के चौहानों की जो देवी थी वह थी शाकंभरी देवी। चौहानों की जो देवी थी वह शाकंभरी देवी थी। चौहानों की देवी थी वह शाकंभरी देवी थी। तो ये लोग शाकंभरी देवी की पूजा करते थे और यहाँ पर एक मेले का आयोजन भी किया करते थे जिसका नाम था शाकंभरी देवी का मेला, जो आज भी लगता है। यूपी की कई परीक्षाओं में यही पूछा जाता है शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है। तो शाकंभरी देवी का मेला किस जिले में लगता? सहारनपुर में लगता है। आज भी पूछा जाता है। तो शाकंभरी उत्तर प्रदेश में। तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे ये शाकंभरी के प्रतापी शासक, शाकंभरी चौहानों के प्रतापी शासक या अंतिम राजा थे। इनका शासनकाल 1170 से, पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल रहा था 1170 से और 1192 तक, महज 22 वर्ष का इसका शासनकाल था। महज 22 वर्ष का इनका शासनकाल था। इनकी शिक्षा दीक्षा काफ़ी अच्छी हुई और ये युद्ध कला में बहुत प्रवीण थे। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। बचपन में इनके पिता होते हैं सोमेश्वर नाथ। पृथ्वीराज चौहान के पिता होते हैं सोमेश्वर और माता होती हैं कर्पूर देवी। पिता होते हैं सोमेश्वर नाथ और माँ होती हैं कर्पूर देवी। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ पर जो शासन सत्ता चलाती होती है इनकी माँ कर्पूर देवी शासन सत्ता चलाती होती हैं। यहाँ शासन सत्ता चलाने के बाद भी इनका चाचा होता है नागार्जुन। वह अजमेर की गद्दी का दावेदार बनना चाहता है। चाचा होता नागार्जुन होता है, वह इनकी माँ को शासन सत्ता चलाने में काफ़ी विघ्न पैदा करता है और अजमेर की सत्ता स्वयं हासिल करना चाहता है। तो पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले अपने चाचा नागार्जुन और इनके पुत्रों का वध कर देते हैं और बताया जाता है कि मार के ये पुत्रों की गर्दन को काट के अजमेर के किले पर लटका देते हैं। अजमेर के किले पर लटका देते हैं। कहा जाता है राजपूतों में इतना क्रूर शासक कोई नहीं रहा था जितना प्रारंभ में पृथ्वीराज चौहान के शासक बनने पर ही जितनी क्रूरता दिखाई थी। ये जानकारी जो मिलती है, मैं एक पुस्तक से मेरी जानकारी जो स्रोत है ये पुस्तक है। इसे आप 575 पेज नंबर पर देखेंगे। शाकंभरी के चौहानों का के.सी. श्रीवास्तव की प्राचीन पुस्तक है। यहाँ से मैं जानकारी की बात करूँ। साम्राज्य लगातार विस्तार करता है। पास पड़ोस के कई साम्राज्य और राजाओं को ये विजय प्राप्त करता जाता है। ये 1182 में ये चंदेल शासक महोबा के चंदेल होते हैं। महोबा के चंदेल 1182 में महोबा के चंदेल शासक होते हैं परमार्दी देव। महोबा के चंदेल शासक होते हैं परमार्दी देव को पराजित करता है
परमारदेव प्रतापी शासक होता है। इसके दो प्रतापी सेना नायक होते हैं या प्रतापी सेनापति होते हैं, जो होते हैं आल्हा और ऊधल। परमारदेव के दो प्रतापी शासक होते हैं आल्हा और ऊधल। आल्हा और ऊधल। आल्हा ऊधल से इनका युद्ध होता है, वो युद्ध होता है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध। तो पृथ्वीराज चौहान पहले परमारदेव को पराजित करता है, तो आल्हा ऊधल यहाँ महोबा को अपने अधीन रखने के लिए, अर्थात पृथ्वीराज चौहान को महोबा पर कब्जा न कर देने की वजह से ये युद्ध करने आते हैं, पुनः युद्ध करने आते हैं। तो आल्हा और ऊधल के साथ युद्ध होता है तुमुल का युद्ध, जिसमें आल्हा मारा जाता है। आल्हा मारा जाता है और ऊधल के वीरता का वर्णन जगनिक ने किया है, जिसका नाम है आल्हा खंड। आल्हा खंड किसने वर्णन किया? जगनिक ने। जगनिक। आल्हा ऊधल इतने प्रतापी शासक थे, इनकी वीरता के वर्णन पर पूरी एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है, जगनिक ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है परमाल रासो। पुस्तक का नाम है परमाल रासो। परमाल रासो में ही एक खंड है जिसका नाम है आल्हा खंड। इसमें आल्हा और ऊधल की बहुत वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा जाता है कि जब आल्हा को भव जन्म तब धरती धसी 2.5 हाथ। बताया जाता है आल्हा ऊधल जब ये इतने प्रतापी थे, जब ये जन्म ही आल्हा का हुआ था तब धरती 2.5 हाथ धस गई थी। और भी इसी में जगने के आल्हा खंड में ही कहा गया है कि 12 बरसल सूकर जीव 13 बरस जिय सियार 14 बरस जिय छतरी बाकी जीवन है धिक्कार। ये जगने की पंक्ति है, परमाल रासो से ली गई है। ये आल्हा ऊधल की वीरताओं में लिखी। पृथ्वीराज चौहान का भी एक साथी था और इनका एक दरबारी कवि भी रहा था और इनका साथी भी था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। बताया जाता है ये एक साथ पैदा भी हुए थे और एक साथ ये मरे भी थे दोनों। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज पर एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज पर एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम पृथ्वीराज रासो था। पृथ्वीराज रासो पुस्तक में ही कहा गया है कि पृथ्वीराज शब्द भेदी। पृथ्वीराज चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक में कहा है कि पृथ्वीराज थे ये बाण कला में इतने निपुण थे, धनुर्विद्या में इतने निपुण थे, ये शब्द भेदी थे। जहाँ से शब्द निकलता था वहीं इनका बाण लगता था। वैसे इतिहास में शब्द भेदी या प्राचीन काल में 2 राजाओं का वर्णन मिलता है जो शब्द भेदी के नाम से जाने गए थे। एक राजा दशरथ, जिसने श्रवण के जो माड़ बांधा था वह आवाज़ पर, जब श्रवण पानी भरने जाते हैं तो कलकल की आवाज़ आती है, तो दशरथ समझते हैं कि कोई यहाँ पर कोई शिकार यहाँ पानी पीने आया, कोई जानवर पानी पीने आया, तो ये उसी आवाज़ बाण मार दें जिसमें श्रवण पान की मृत्यु हो जाती है। तो इतिहास में शब्दभेदी 2 शब्दभेदी राजाओं का वर्णन मिला है। एक तो मिला है दशरथ का, एक दशरथ का भी मिलता है और दूसरा पृथ्वीराज चौहान का मिलता है। पृथ्वीराज चौहान इतना प्रतापी शासक थे और तो ये लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। तो इनकी सीमा अगर बात करी जाए, इनकी सीमा पृथ्वीराज चौहान की सीमा जैसे मान लिया ये रहा गुजरात क्षेत्र, ये रहा गुजरात में ये रहा अजमेर में इनकी राजधानी थी। इधर ये यहाँ पर था सहारनपुर, इधर था सहारनपुर, ठीक ना। इधर गुजरात की तरफ था चालुक्य, गुजरात की तरफ थे चालुक्य शासक भीम द्वितीय, चालुक्य शासक थे भीम द्वितीय। और इधर दक्षिण की तरफ इधर थे गहड़वाल नरेश कौन थे? गहड़वालों की जो स्थापना करी थी गढ़वाल वंश की, इन्हीं को गढ़वाल वंश कहा जाता है। गढ़वाल वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी चंद्रदेव ने। गढ़वाल वंश की स्थापना करी थी चंद्रदेव ने, जबकि चौहान वंश की स्थापना करी थी वासुदेव ने करी थी। तो इनकी जो स्थापना करी थी चंद्रदेव ने करी थी। चंद्रदेव का अगला प्रतापी शासक होता है, वह होता है विजय चंद्र। अगला प्रतापी शासक होता है चंद्रदेव का। विजय चंद्र का पुत्र होता है राजा जयचंद। विजय चंद्र का पुत्र होता है राजा जयचंद। अच्छा, ये जानकारी क्यों दे रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान का किन किन लोगों से संघर्ष रहा उसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ पे महोबा परमारदेव का शासन था, महोबा राजधानी थी यहाँ पे। ये गढ़वाल नरेश थे, इधर थे चंदेल, राजा चंदेल शासक थे परमारदेव, इधर परमारदेव का शासन था परमारदेव का। तो गुजरात क्षेत्र में चालुक्य शासक था भीम द्वितीय,
कन्नौज की तरफ शासन था गढ़वाल नरेशों का था, जिसमें चंद्रदेव संस्थापक थे, विजयचंद्र था अगला प्रतापी शासक, राजा जयचंद्र था। अच्छा महोबा की तरफ इधर शासन था उत्तर प्रदेश में, ये था चंदेलों का, परमार देव। और इधर पंजाब से, इनकी सीमा पंजाब से जुड़ गई थी। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने साम्राज्य का इतना विस्तार किया था कि इनकी सीमा पंजाब से जाके जुड़ गई थी। और पंजाब से आगे था गौरी का वंश, पंजाब से आगे था गौरी का वंश। गौरी क्यों कहा गया? ये गौर वंश, एक गौर रियासत से ये लोग पनपे थे, गौर रियासत से पनपे थे, इसलिए इन वंश के सभी व्यक्ति गौरी कहलाए थे। तो इधर गौरी का था और ये लगातार अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। लगातार जब साम्राज्य को बढ़ा रहा था उसमें कन्नौज के नरेश या गढ़वाल नरेश जो राजा जयचंद्र थे, ठीक ना, इनकी आंखें किरकिरी हो रहे थे, क्योंकि इधर पृथ्वीराज चौहान आगे कन्नौज की तरफ भी बढ़ सकते थे, इधर भीम को परेशानी हो रही थी, भीम द्वितीय की तरफ बढ़ सकते, इधर राजा परमार देव को पराजित कर ही दिया था और इधर ये गौरी की तरफ बढ़ सकते थे। तो अब यहाँ गौरी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, इधर गौरी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। तो उसी समय 1191 में मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए इधर बढ़ता है, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति होता है जिसका नाम होता है गोविंदराज। बताया जाता है मोहम्मद गौरी को गोविंदराज ने बुरी तरह घायल कर दिया था। जब मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है तो अपनी हार मान लेता है, तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजय करके छोड़ देता है। तो मोहम्मद गौरी अपनी सेना सहित लौट जाता है। तो पुस्तकों में कहा गया है कि मोहम्मद गौरी की सेना अपने गजनी के लिए लौट जाती है। तो पुस्तकों में कहा गया है कि मोहम्मद गौरी की सेना जब वापस हो रही थी तो उन्हें वापस होने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान यहाँ अपनी बड़ी सेना के साथ था, चाहता तो इनकी सेना को परेशान भी करता, मार देता, लेकिन सेना को नहीं मारा गया था। सेना स्वतंत्र रूप से वापस हो गई थी। स्वतंत्र रूप से वापस हो जाती है 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान विवाह कर लेता है राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से। पृथ्वीराज चौहान का विवाह राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया था। तो इस वजह से राजा जयचंद्र चौहानों से काफ़ी नफरत मानता है और इनके खिलाफ हमेशा बना रहता है। खिलाफ होने का एक मूल कारण और रहा था, इससे पहले जो चौहान वंश के थे विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश के एक शासक रहे थे विग्रहराज चतुर्थ थे। इन्होंने गढ़वाल नरेशों के कब्जे में जो कभी आया करती थी इंद्रप्रस्थ, तो राजा जयचंद्र का चौहानों से विरोध होने के कारण दो बन गए थे। एक तो पहले कि कभी चौहानों के प्रतापी शासक रहे थे विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने राजा जयचंद्र के पिता विजयचंद्र को हराकर इंद्रप्रस्थ क्षेत्र को कब्जे में ले लिया था। अच्छा, जो ये कन्नौज के शासक थे इन्हें काशी नरेश भी कहा गया था। कन्नौज शासक थे काशी नरेश। काशी नरेशों ने भी अपना साम्राज्य काफ़ी बढ़ाया था। इनका साम्राज्य जो रहा था वह है कन्नौज में, इनका साम्राज्य कन्नौज, इंद्रप्रस्थ, कौशल और काशी क्षेत्र इनके कब्जे में रहा था। किनके? गढ़वालों के। गढ़वाल नरेशों ने भी अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था, जैसे कन्नौज, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, कौशल क्षेत्र और काशी क्षेत्र इनके कब्जे में रहा था। काशी वाराणसी तक इनका कब्जा रहा था। तो गढ़वाल नरेशों को काशी नरेश भी कहा गया है। तो गढ़वाल नरेश या काशी नरेशों की दो परेशानियां रही थी। पृथ्वीराज चौहान के साथ दो विवाद रहे थे। एक तो इनके पूर्वजों ने इंद्रप्रस्थ को छीन लिया था, चौहानों के पूर्वजों ने इंद्रप्रस्थ छीन लिया, इसलिए गढ़वाल नरेश इनसे नाराज रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने संयोगिता का अपहरण किया था, इस वजह से नाराज रहे। तो सन 1191 में जब ये पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं, उसके बाद ये संयोगिता से विवाह कर लेते हैं, इनका अपहरण कर लेते हैं। संयोगिता से अपहरण करते हैं तो अगली बार 1192 में तो जब 1192 में, अच्छा, इस समय पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ ही था और ये इस समय अपनी शासन सत्ता की तरफ ध्यान कम दे रहा था और
और उसी समय जो मोहम्मद गौरी था, इसे अपनी पिछली हार सन 1191 ईस्वी की हार इसे खल रही थी, तो ये तब से अपनी सेना को लगातार सुसज्जित और मजबूत करने में लगा हुआ था। वहीं पृथ्वीराज चौहान इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो 1192 में कई राजाओं के सहयोग होने की वजह से मोहम्मद गौरी यहाँ विजयी हो जाता है। मोहम्मद गौरी जब विजयी हो जाता है तो पृथ्वीराज चौहान के सेना को पराजित करके और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने गजनी ले जाता है। गजनी जाके कारागार में डाल देता है। अगली बार पुनः इसे कारागार में ले लेता है। पुनः मोहम्मद गौरी 1194 में राजा जयचंद को भी पराजित कर देता है। 1194 में राजा जयचंद को भी पराजित कर देता है। राजा जयचंद को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी उत्सव मनाता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान जो बंदी होते हैं उन्हें अपने सामने पेश करने के लिए कहता है। पेश करने के लिए जब कहा जाता है तो उस समय पृथ्वीराज चौहान बांध के मोहम्मद गौरी के सामने लाए जाते हैं। तो किताबों में ऐसा कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान बहुत लंबा और तंगड़ा व्यक्ति था। बताया जाता है एक भुजा में 9 व्यक्तियों को और दूसरी भुजा में भी 9 व्यक्तियों को 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 9 मीटर की दीवार पर दौड़ सकता था पृथ्वीराज चौहान, और शब्दभेदी भी था, ये कहा जाता है। वह काफ़ी लंबा चौड़ा शरीर का था। जब मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के पेश किया जाता है उस उत्सव में, तो पृथ्वीराज चौहान लंबा चौड़ा काफ़ी सीधा खड़ा होता है, आँखें उसकी बड़ी बड़ी होती हैं। मोहम्मद गौरी को ये बात पसंद नहीं आती है। मोहम्मद गौरी कहते हैं, अच्छा मेरे सामने बंदी बनने के बाद भी तेरा सीना झुके नहीं खड़ा हुआ और तेरी आँखें हम मेरे सामने झुक नहीं सकती। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नहीं, ये चौहान की आँखें हैं, ये झुक नहीं सकती। बोली निकाल दी जाए तो कि निकल सकती हैं मगर झुक नहीं सकती। तो गौरी आदेश देता अपने सैनिकों को कि इन्हें गर्म सरिया लाई जाए और इनकी आंखें निकाल ली जाएं। तो पृथ्वीराज चौहान के उस उत्सव में आंखें निकाल दी जाती हैं और पृथ्वीराज चौहान को फिर बंदी गृह में डाल दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी प्रताड़ना दी जाती है, काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये जानकारी मिलती है। इसका दोस्त और दरबारी कवि होता है चंद्रबरदाई। जब चंद्रबरदाई को यह सूचना मिलती है, होता है चंद्रबरदाई। जब चंद्रबरदाई को ये सूचना मिलती है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ये सूचना मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं और पृथ्वीराज चौहान बहुत परेशानी में हैं, इनकी आंखें निकाल ली गई हैं। तो चंद्रबरदाई इनसे मिलने के लिए चल देता है। तो गजनी के दरबार में मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुँचता है। मोहम्मद गौरी गजनी का ही था। मोहम्मद गौरी के दरबार में पहुँचता है तो मोहम्मद गौरी से मिलने के लिए अनुमति लेता है। उसमें एक बात और बोलता है, जो कहता है कि गौरी आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारे आका या हमारे जो सम्राट थे ये शब्दभेदी भी हैं। इनका आपने एक चमत्कार नहीं देखा, जहाँ से आवाज़ निकलती है वहीं पर इनका बाण जाता है। बोले अच्छा, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी दोनों की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए, अगर मेरी बात फेल निकले तो। बोलो ठीक है, तुम्हारी आका की कला भी देखी जाती है। भाई पृथ्वीराज चौहान से मंगाया जाता है पृथ्वीराज चौहान को जे और घंटी लगाई जाती है काफ़ी दूरी पर और आवाज़ दी जाती है, जब ये घंटी बजे तो वहीं घंटी में इनका बाण पहुंचना चाहिए। तो पृथ्वीराज चौहान को 2 बार सीधा घुमाया जाता, 2 बार उल्टा घुमाया जाता, और जब वह निशाना साधते हैं उसी समय घंटी की तरफ, उसी समय चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को इशारा कर देते हैं, मोहम्मद गौरी की तरफ इशारा कर देते हैं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पै सुल्तान है मत चूके चौहान। इशारा कर देते हैं कि कितनी ऊंचाई पर कितनी दूर बैठा हुआ है मोहम्मद गौरी, और कहते हैं ये मौका चूकने का नहीं। तो उस समय मोहम्मद गौरी बड़ा तेज़ से हंसता है, देख ली मैंने ताकत। तो हंसते ही समय वह बाण छोड़ता और मोहम्मद गौरी मारे जाते हैं। मोहम्मद गौरी मर जाता है, मोहम्मद गौरी के बाण लगता है, मोहम्मद गौरी मर जाता है। मोहम्मद गौरी मर जाता है तो अब पृथ्वीराज चौहान वहाँ से बच के निकल तो सकते नहीं थे। तो एक कटार चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के भोंक देता है, दूसरी कटार अपने आप को भोंक लेता है और यहाँ पर चौहान वंश समाप्त हो जाता है। और जो कन्नौज वंश कभी रहा था, कन्नौज गढ़वाल वंश, ये भी काफ़ी मानी हुई नगरियों में से एक था। कन्नौज का अगर वर्णन मिलता है तो ये कन्नौज का वर्णन यहाँ के शासक कभी कर रहे थे पांडवों में से।
पांडवों के काल में, महाभारत के काल में भी कन्नौज का वर्णन मिला। उसके बाद कई राजाओं की राजधानी रही। हर्षवर्धन, वर्धन वंश की राजधानी भी कन्नौज रही थी, और वर्धन वंश की राजधानी भी कन्नौज रही थी, और इनके गढ़वाल नरेशों की राजधानी भी कन्नौज रही थी। कन्नौज बहुत समृद्धशाली नगर था, काफ़ी उन्नति थी इसकी, लेकिन ये समाप्त हो गया था। इस पर 1194 के बाद मोहम्मद गौरी ने जब इस पर आक्रमण किया था तो इसकी बड़ी मात्रा में क्षतिग्रस्त कर दी थी। इसकी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से लूटपाट करी और यहाँ के वासियों को, नगर वासियों को मौत के घाट उतार गया था। उस समय कन्नौज का बुरी तरह पतन हो जाता है और कन्नौज